मॉर्निंग, नमस्कार। वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। जैसा कि मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा के लिए पेपर 3, उसका है पार्ट ए, और उस पार्ट ए की यूनिट नंबर फर्स्ट। इस यूनिट नंबर जो फर्स्ट है, इसके बहुत सारे टॉपिक जो हैं अभी कवर हो चुके हैं। जैसे मैं आपको याद दिलाऊं, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, ये पूरा का पूरा हम कवर कर चुके हैं। विकसित भारत 2047, ये पूरा कवर हो चुका है। इसके बाद कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का जो क्षेत्रीय योगदान है, जो रीजनल कंट्रीब्यूशन है, वो भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। और इसके नीचे का जो टॉपिक आता है कि राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं, ये कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ जीबीए को छोड़ दें, मतलब 1 घंटे की क्लास को मैं छोड़ दूं तो वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ओके। अब आज हम इसके आगे क्या पढ़ेंगे, तो प्रमुख फसलें और फसल पैटर्न, ये है हमारा आज का टॉपिक। ठीक, इसी से संबंधित है चुनौतियां, घटती उत्पादकता, किसान संकट, मौसम पर निर्भरता। इसी फसल से यानी एग्रीकल्चर से ही जुड़ा हुआ आ जाता है सरकार के द्वारा की गई पहल, पीएम किसान जो योजना है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अलग अलग स्कीम। यानी यहाँ से अगर हम शुरू करें ना, तो ये एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ पूरा का पूरा ये 3, 4, 5, 6 लाइनें आ जाती है। पूरा एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ सिलेबस है। ओके, तो मैं बिल्कुल सिंपलेस्ट स्टार्ट करता हूँ, भारत की प्रमुख फसलें, उसके बाद फिर फसल पैटर्न, उसका महत्व क्या है, उसके सामने समस्या क्या है, और ये चीजें ले लेंगे। ये एक प्रकार से दोहराव भी मिलेगा। जब आप प्रमुख फसलें पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी का टॉपिक है, वो भी इसके अंतर्गत आ ही जाता है ना, तो उसका भी आप एक रिवीजन हो जाता है। ठीक, तो आज ये चूंकि लंबा है तो इसमें 1-1.5 घंटे में तो पूरा कवर होने से रहा। इसके लिए कम से कम मैं मानता हूँ कि 3 घंटे की क्लास चाहिए। तो इसको मैं सेक्शन में डिवाइड कर लूंगा, कल इसका बचा हुआ टॉपिक पूरा करेंगे। तो प्रमुख फसलें ये है, स्टार्ट करते हैं। भारत में प्रमुख फसलें या कृषि, कुछ आंकड़ों की बात कर लेते हैं, कुछ हम चीजें देख लेते हैं। भारत कैसा देश है, तो भारत को कहा जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश है। और क्यों कहा जाता है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश, इसके पीछे कहानी यह है कि जीडीपी में जिस भी सेक्टर का योगदान मिनिमम 50% हो, वह उस नाम से जाना जाता है। लेकिन ये भी देखा जाता है कि जीडीपी में योगदान के साथ साथ उस देश की जो कार्यशील जनसंख्या है, उसको ज्यादातर रोजगार कौन सा सेक्टर देता है, तो हमारा भारत देता है। 65% आबादी, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों को मिला लें, अपनी आजीविका कहाँ से कमाती है या आजीविका के लिए कहाँ पर निर्भर करती है, तो ये कृषि पर निर्भर करती है। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग जो है उस पर कृषि कार्य होता है, जबकि कनाडा से अगर हम कंपेयर करें तो मात्र 5% हो जाएगा। अगर हम चीन से कंपेयर करें तो वहां पर 11% भूभाग पर ही एग्रीकल्चर होता है। जापान की बात करें तो 13%, अमेरिका के 20% भाग पर कृषि भाग पर जो है कृषि की जाती है। तो इस हिसाब से भारत में ज्यादा, लेकिन ये उनकी तुलना में हमारी कृषि पिछड़ी इसलिए है क्योंकि क्रॉप इंटेंसिटी एक वर्ड आता है, शस्य गहनता, तो उस मामले में हम थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। 1950-51 के वर्ष की बात करें, जीडीपी में कृषि का योगदान 50.2%, लगभग 50% था। अब घट करके ये 14% के आसपास आ गया है। तो कमी क्यों हुई है, क्योंकि इसे रिप्लेस कर दिया कौन से सेक्टर ने, सर्विस सेक्टर ने और इंडस्ट्रियल सेक्टर ने इसको रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, सीधे आते हैं कि अगर फसलों के प्रकार लिखने पड़े हमें शॉर्ट में, कि क्वेश्चन ही आ गया कि फसल, भारत में फसलों के प्रकार बताइए और इसके कुछ उदाहरण दीजिए, तो आप यही लिखोगे। तो कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा या विभिन्न आधारों पर फसलों का वर्गीकरण किया जाता है ना। तो जैसे एक आता है सीजन के आधार पर, ऋतु के आधार पर फसल का जो वर्गीकरण किया गया है, तो ये सबसे सिंपलेस्ट है, इसको हम हर बार पढ़ते हैं। रबी की फसलें,
रबी की फसलें वे फसलें होती हैं जो क्या होता है कि ये सर्दियों के मौसम में बोई जाती हैं और गर्मियों में इनकी कटाई कर ली जाती है। दूसरे तरीके से आप क्या कह सकते हो कि ये वो फसलें होती हैं जिन फसलों को बोते समय क्या चाहिए, नमी ज़्यादा चाहिए, और जब इन फसलों की कटाई की जाए तो क्या हो, मौसम शुष्क होना चाहिए। तो यानी ये वर्षा ऋतु की समाप्ति पर बोई जाती है और मार्च अप्रैल में इनकी कटाई कर ली जाती है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं कि नवंबर दिसंबर में, है ना, ये बोई जाती हैं। तो गेहूं, चना, सरसों जो ये हो सकती है। खरीफ की फसलें क्या होती हैं? ये फसलें वो होती हैं कि जिनको बोते समय, करते समय पानी, नमी ज़्यादा चाहिए, है ना। तो एक प्रकार से जैसे धान की फसल हो गई, चावल की फसल हो गई, यानी मानसून के दौरान, मानसून के आते समय इनकी बुआई की जाती है और उसके बाद इसकी कटाई कर ली जाती है। तो सोयाबीन हो गया, ज्वार, बाजरा इसके अंतर्गत रखते हैं। ऋतुओं के आधार पर ही तीसरी फसल जो है, जिसे हम जायद फसलें भी कहते हैं, तो रबी और खरीफ के बीच के 2 महीने के दौरान इन फसलों की खेती की जाती है। तो इसमें विशेषकर आती हैं सब्जियां, खासकर तरबूज, खरबूज, इस प्रकार की जो है, जो यानी गर्मियों के समय इनको तो इनको अप्रैल, मई, जून से पहले तक देख सकते हैं। ये तो सीजन बेस्ड फसलों का वर्गीकरण रहा। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑन द यूटिलाइजेशन, उपयोगिता के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। तो यहाँ एक वो फसलें हैं जो खाद्यान्न के रूप में प्रयोग में लाई जाती हैं, यानी ये हमारे उपभोग में, चाहे इसमें खाद्यान्न अनाज आ जाए, यानी गेहूं, चावल, दालें, फल, सब्जियां, सबको, यानी जिनको हम कंज्यूम करते हैं डायरेक्ट। दूसरी वो होती हैं जिनका उपयोग ज्यादातर किया जाता है पशुओं के चारे के रूप में, है ना। तो पशुओं के चारे के रूप में जैसे कि बाजरा, ज्वार मुख्य रूप से इसी रूप में उगाई जाती है, लेकिन मोटे अनाज के रूप में इनका प्रयोग करते हैं। लोबिया हो गया, ये सब चीजें आ जाती हैं। फिर वो फसलें होती हैं जिनका उपयोग किया जाता है नगद नारायण की प्राप्ति के लिए, यानी किसान इनको बेच करके इनके बदले में उसे कैश मिलता है। तो मुख्य रूप से इसमें जो आती हैं वो कौन सी आ जाती है, कमर्शियल क्रॉप्स आ जाती हैं, जैसे कपास की खेती हुई, जूट की हुई, तंबाकू हुआ, गन्ना हुआ। अब गेहूं की फसल जो किसान बोता है, तो गेहूं खुद भी उपयोग करता है, अधिक उत्पादन है तो बेच सकता है। लेकिन यहाँ चाहे वो कम उत्पादन करे चाहे ज्यादा उत्पादन करे, उसको तो बेचना ही है। तो इनका मुख्य रूप से उपयोग है ही किस लिए, नगद नारायण की प्राप्ति के लिए। तो दूसरा क्लासिफिकेशन हो गया उपयोगिता के आधार पर। तीसरा आता है ड्यूरेशन, कि कोई फसल कितने समय में पककर तैयार हो जाती है, इस अवधि को लेकर के भी इनका वर्गीकरण करते हैं। वे फसलें जो कम समय में तैयार हो जाती हैं, है ना, जैसे मटर हो गया, सरसों हो गया। हालांकि सरसों, राई जो है, राई इनको हटा सकते हो आप, इसमें नहीं रखना चाहते हो, लेकिन कुछ किस्में हैं जो जल्दी से तैयार हो जाती हैं। दीर्घकालिक फसलें, यानी इनको ज्यादा समय लगता है। ऑन एन एवरेज जो फसल होती है 3-3.5 महीने में तैयार होती है, लेकिन कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनको 10 महीने भी लगते हैं, 1 साल भी लगता है। ठीक है, गन्ना हो गया, इवन अरहर की दाल, तुअर की दाल है, इसको ऑलमोस्ट 1 साल का समय लग जाता है, गन्ना। अब गन्ने को लेकर के आपसे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, रिटन में नहीं तो इंटरव्यू में हो सकते हैं, यदि आप उस बैकग्राउंड से आते हो जहां पर गन्ने की कृषि की जाती है। मध्य प्रदेश में तो नाम मात्र की होती है, बट यूपीएससी वगैरह के इंटरव्यू देते हो तो उसमें आपसे ये जरूर पूछ सकते हैं कि वो क्या रहा है कि गन्ने की जो फसल है पहले उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होती थी, अब साउथ में यानी महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र का वो इलाका जहाँ पानी जो है, पानी की बड़ी किल्लत रहती है, सूखे की बड़ी किल्लत रहती है, वहाँ पर भी गन्ने की फसल की जा रही है, और गन्ने की फसल को पानी ज़्यादा चाहिए होता है। तो ये एक प्रकार से राजनीतिक मामला भी बना हुआ है ना, इस पर अलग से हम एक दिन चर्चा कर सकते हैं। तो अल्पकालिक हो गई, दीर्घकालिक हो गई, ठीक है। इसके अलावा वर्गीकरण कर सकते हैं इनकी वृद्धि के आधार पर, ग्रोथ के आधार पर। कुछ फसलों के पौधे जो रहते हैं काफी ऊंचाई तक होते हैं, सीधे बढ़ते हैं, चाहे गेहूं हो, है ना, मक्का हो, ज्वार हो, बाजरा हो। और कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो सीधे, यानी उनका पौधा एकदम से ऊपर की ओर नहीं जाता है, बल्कि उनमें बेल लगती है, जैसे तरबूज हो गया, खरबूज हो गया। तो ऐसे भी आप वर्गीकरण कर सकते हो। सिंपलेस्ट क्वेश्चन आया कि फसल, उसके प्रकार समझाइए, तो एक व्यक्ति रबी, खरीफ, जायद, व्यावसायिक करके उसको लिख करके समाप्त करेगा। दूसरा व्यक्ति वो होगा जो इन 4 हेडिंगों के अंतर्गत सब हेडिंग बना करके अपना आंसर देगा। तो आप निश्चित मान के चलो कि जैसा ये क्लासिफिकेशन करके लिखोगे तो आपको अच्छी मार्किंग होगी, और जनरल आंसर दोगे तो जनरल क्लासिफिकेशन होगा। अब हम भारत की कुछ प्रमुख फसलों को ले लेते हैं। मैंने कोशिश की है कि यहाँ पर सारी फसलें आ जाएं,
जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। थोड़ा डिटेल में जाएगा ये, लेकिन ये आपको पीटी में और मेंस दोनों में आपको हेल्प करेगा। जैसे चावल एक फसल हम ले लेते हैं, चावल, राइस। अब चावल किस प्रकार की फसल है? चावल जो है उष्णाद्र जलवायु, उष्ण का मतलब होता है ट्रॉपिकल, गर्म, और आर्द्र यानी ह्यूमिडिटी, तो यानी ये इसको गर्म तापमान भी ज़्यादा चाहिए, साथ साथ इसको नमी की भी आवश्यकता पड़ती है। यानी ये फसल जो है ज़्यादातर समय इसके जो खेत होते हैं उनमें पानी भरा रहता है, ठीक है। तो इसकी उपज के लिए एवरेजन 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा हो, वहां पर इस फसल की जो कृषि है की जा सकती है। प्रमुख खाद्यान्न फसल है, प्रमुख महत्वपूर्ण फसल है। हमारे देश में जितना कल्टीवेशन होता है, यानी जितनी कृषि होती है, उसके 1/4 भाग पर चावल की कृषि की जाती है। यानी लार्जेस्ट एरिया जो है वो राइस के अंडर में देश का आ जाता है। और अगर हम फूड ग्रेन में इसके कंट्रीब्यूशन की बात करें, इसकी भागीदारी की बात करें, तो लगभग 42% हिस्सा जो है वो कहाँ से आता है, वो किसको जाता है? चावल को जाता है। विश्व में टोटल राइस प्रोडक्शन, अब ये जो एक एक लाइन के फैक्ट हैं, आप अपनी इंफॉर्मेशन के वे में इसमें डाल सकते हो, और यही इंफॉर्मेशन आपको ऑब्जेक्टिव प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉर्ट आउट करेगी। तो चावल उत्पादन में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। विश्व का टोटल लगभग हम कितना उत्पादन करते हैं? तो 22% के आसपास हमारा उत्पादन है। अब भारत में चावल कहाँ सबसे ज्यादा उत्पादित होता है? तो वेस्ट बंगाल में उत्पादित होता है, पश्चिम बंगाल में। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश आ जाते हैं, ठीक है। इसी में और चीजें आप जोड़ सकते हो, यानी चावल आपने ये बता दिया कि ये किस प्रकार की फसल है, कहाँ उत्पादन होता है, कैसा क्या है, लेकिन इसकी किस्में भी लिख सकते हो, इसकी जो वैरायटी है वो भी आप लिख सकते हो। तो मौसम के आधार पर भारत में चावल की 3 प्रकार की जो किस्में, जिसे शीतकालीन भी बोल सकते हैं, इसी को दूसरे शब्दों में अगहनी फसल भी कहते हैं, इसी को दूसरे शब्दों में अमन नाम से भी जाना जाता है। यानी मानसून के शुरुआत में इसके पौध जैसे बोलते हैं वो तैयार की जाती है, और फिर इसे खेतों में रोप दिया जाता है। और इसकी कटाई कब की जाती है? अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। भारत में टोटल जो चावल होता है 86% जो है इसी प्रकार से तैयार किया जाता है, 86%। दूसरी जो वैरायटी है मौसम के आधार पर, उसे हम शरदकालीन भी कहते हैं, या इसे ओस भी कहते हैं, या कुहारी भी बोलते हैं। अब इसकी बुआई थोड़ा गर्मियों में, मतलब मानसून पूरी तरीके से आता नहीं है, मई जून में इसकी बुआई की जाती है, और सितंबर अक्टूबर में इसको काट दिया जाता है। और तीसरी आती है बोरो, ये नवंबर दिसंबर में इसको बोया जाएगा, यानी एक प्रकार से ये रबी की फसल के रूप में काम कर रही है। मात्र 1% हिस्सा जो है वो इसके अंतर्गत आता है। तो 86% हो गया अमन का, 1% हो गया बोरो का, यानी ये हो गया 87। तो बचा कितना? 13%, 13% जो है वो इस प्रकार से इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर ये तीनों प्रकार की चावल की किस्में उनके यहाँ पर की जाती हैं, अमन भी, ओस भी और बोरो भी, ठीक। फिर और इंफॉर्मेशन देना चाहते हो तो चावल की अलग अलग वैरायटी, उनके नाम लिख सकते हो, है ना, जैसे रत्ना, IR8, यमुना, कृष्णा, पद्मा, जया, ठीक। तो एक फसल जो है वो कंप्लीट हो गई। इससे रिलेटेड आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प मिल जाएगी, मुख्य परीक्षा में तो है ही। दूसरी प्रमुख फसल जो है हमारी खाद्यान्न के रूप में गेहूं, अब उसको ले लेते हैं। गेहूं कैसा पौधा है? ये शीतोष्ण जलवायु का है, यानी वहां पर कैसा मान के चल रहे थे? सब ट्रॉपिकल, यानी उष्णाद्र था। ये शीतोष्ण है, यानी इसके लिए गर्म भी चाहिए और मौसम ठंडा भी। ये रबी की प्रमुख फसल है। 10 से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। उन स्थानों पर इसकी कृषि करना आसान है जहां पर औसत वार्षिक वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच में हो जाती है, ठीक। हरित क्रांति से चावल को फायदा मिला, गेहूं को फायदा मिला। तो जाड़ा, जाड़ा समझते हो? जाड़ा का मतलब सर्दियां। तो सर्दियों के महीने में भी इसको जो जो वर्षा होती है, जैसे दिवाली के आसपास होती है, उसे मावटा भी बोलते हैं, मावट, अलग अलग स्थानीय स्तर पर उसके नाम होते हैं। तो ये इसके लिए बहुत उपयोगी होता है। गेहूं जो है, गेहूं को ये सिंचाई आवश्यक होती है। जहां पर सिंचाई सुविधाएं नहीं है वहां पर गेहूं का उत्पादन कम होता है, या ऐसी किस्म बोई जाती है जिसके लिए कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो चावल के बाद दूसरी प्रमुख फसल है। भारत विश्व में कितने प्रतिशत गेहूं उत्पादित करता है? तो विश्व का लगभग 12%। देश के टोटल एरिया पर, एग्रीकल्चरल लैंड के कितने परसेंट भाग पर? तो लगभग 14% भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है। इससे संबंधित, खनिजों से संबंधित, उद्योगों से संबंधित
और जैसे सड़कों से संबंधित आपको ऑथेंटिक डाटा कौन सी किताब से मिलते हैं, तो इसके लिए इंडिया ईयर बुक आती है एक, है ना, भारत सरकार की ओर से जारी होती है, मोटी सी बुक रहती है, एवरी ईयर निकलती है, तो उसमें से ये डाटा जो है अपडेटेड रहते हैं, वो आप ले सकते हो। यदि डाटा को लेकर के कोई कंफ्यूजन होता है कि कई किताबों में अलग अलग इंफॉर्मेशन दी है, हो सकता है मैं जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ आंकड़ों को लेकर के आप मुझसे सहमत ना हो, तो कौन है यहाँ पर ऑनलाइन, प्रकाश कुमार जी, प्रकाश जी नमस्कार, खुश रहिए। और आपने जो एक मैसेज डाला था कि सर पॉलिटी की क्लासेस भी कंटिन्यूस चलाइए, जी बिल्कुल, पॉलिटी की क्लासेस भी आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। गेहूं उत्तर भारत में अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, मार्च अप्रैल में इसको काट दिया जाता है। दक्षिण भारत जो रहता है वहाँ जल्दी से पक जाता है। रीजन क्या है कि इक्वेटर से दूरी है ना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, ये विषुवत रेखा है, भारत इधर नॉर्थ में आता है ना। अब इक्वेटर से जैसे जैसे दूरी बढ़ती है तो वहां पर मौसम क्या होता है, थोड़ा सा ठंडा होता जाता है, तो दक्षिण में नमी ज्यादा होती है ना, गर्मी भी ज्यादा होती है, तो वहाँ उतना समय नहीं लगता है, 4 महीने से कम पीरियड में तैयार हो जाता है। हरित क्रांति का गेहूं और चावल पर अनुकूल यानी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा था। अब कहां कहां पर इसका उत्पादन होता है, तो उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, यानी टोटल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। एक होता है टोटल प्रोडक्शन, एक होता है प्रोडक्टिविटी, उत्पादन और उत्पादकता। उत्पादन से मतलब है कि नेट कितना हुआ, और उत्पादकता से मतलब होता है कि 1 हेक्टेयर में कितना उत्पादन कर रहे हो। तो ये टोटल प्रोडक्शन की बात है कि उत्तर प्रदेश, उसके बाद पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, एमपी भी अब अच्छा खासा उत्पादन कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा करने लगा है। तो यहाँ उत्पादकता की अगर दृष्टि से देखें तो पंजाब पहले नंबर पर आता है ना, उसके बाद हरियाणा आता है। अब यहाँ पंजाब हरियाणा रीजन है, उनको सिंचाई की सुविधाएं ज़्यादा मिली हुई हैं, वो अपने खेतों में फर्टिलाइजर्स का मैक्सिमम यूज करते हैं, इस कारण से उनका उत्पादन ज़्यादा हो जाता है। तो 4000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से अधिक का उत्पादन हो जाता है। अगर ये जो पॉइंट लिखा है ना 100 सेंटीमीटर वर्षा की रेखा गेहूं और चावल को अलग कर देती है, इसका मतलब ये हुआ कि गेहूं के लिए वर्षा कम चाहिए, 100 सेंटीमीटर से कम होती है, आसानी से गेहूं की फसल होगी। लेकिन चावल की कृषि करने के लिए आपको मोर देन 100 सेंटीमीटर चाहिए। तो जो लाइन मैप पर आपको मिलती है ना वर्षा वाली, तो वो डिवाइड कर देती है कि जहाँ 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा है वो एरिया उसमें चला जाएगा चावल में, और जहाँ कम है वो किस में चला जाएगा, गेहूं में या अन्य किस्मों में। गेहूं की भी किस्में इसी प्रकार से जैसे चावल की लिखी थी वो भी आप लिख सकते हो। एमपी के एग्जाम में अशोकनगर, सीहोर, विदिशा, ये रीजन जो है ना चावल की अच्छी कृषि करते हैं। नेक्स्ट अगली फसल है मक्का। मक्का ये अर्ध शुष्क जलवायु, यानी ऐसा क्लाइमेट जहां पर वर्षा बहुत ही कम होती है, नहीं, सेमी एरिड एरिया भी कह सकते हैं। अब इसका उपयोग किस रूप में करते हैं, तो इसका खाद्यान्न के रूप में भी उपयोग किया जाता है, पशुओं के चारे के रूप में भी प्रयोग में किया जाता है। तो भारत में जितनी क्षेत्र में कृषि की जाती है उसके कितने एरिया पर 3.67% या 3.6% एरिया पर मक्के की फसल की जाती है। क्या वर्षा क्लाइमेट कैसा चाहिए, तो 50 से 100 सेंटीमीटर। इसको मोटा अनाज भी कह देते हैं, लेकिन इतना मोटा अनाज भी नहीं कि हर जगह ये हो जाए, है ना। फिर इसकी ये कुछ किस्में हैं। जितना आपने डिटेल में गेहूं और चावल में पढ़ा, अब उतना आपको मक्का या अन्य फसलों में नहीं पढ़ना, ठीक। अब यहाँ पर क्या लिख दिया आपने, इनके प्रोडक्शन वाले स्टेट लिख लिए, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, यहाँ ज्यादा इसकी उपज की जाती है। चना यानी दलहन, चने को दलहन के रूप में भी लिया जाता है, बल्कि चना एक ऐसी फसल है जो हर रूप में इसका सेवन किया जाता है, ये हर रूप में खाई जाती है। यानी चने को हम, उसका जो पौधा छोटा होता है उसे सब्जी के रूप में, जिसे साग बोलते हैं, उस रूप में खाते हैं। फिर उसमें जब हरा चना लगता है तो उसका भी उपयोग करते हैं, चना पक जाता है तो उसका भी उपयोग करते हैं, यानी हर रूप में, यानी 56 प्रकार के भोग इससे तैयार होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण दाल है, दालों के टोटल प्रोडक्शन में इसकी भागीदारी 37% के आसपास है। इस फसल को उगाने के लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, यानी टेम्परेचर कितना चाहिए, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। हाँ, इसके लिए पानी की उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, बिना पानी के भी ये फसल हो जाती है। 40 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चने का उत्पादन आसानी से हो जाता है। कहाँ पर उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान,
ठीक, इसके बाद नेक्स्ट अगली दलहन में हम तुअर या इसे अरहर भी बोलते हैं। चने के बाद ये प्रमुख दाल है और ये खरीफ की फसल के रूप में बोई जाती है। इसके लिए भी 20 से 25 सेंटीमीटर जो है 25 सेल्सियस सेंटीमीटर तो वर्षा हो जाएगी, टेम्परेचर चाहिए। और वर्षा जो है वो कम हो, सूखे इलाके हो, वहाँ पर आसानी से हो जाती है। बस इसके साथ कमी यही है कि इसको पकने में लंबा समय लग जाता है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ये अग्रणी राज्य हैं तुअर के उत्पादन में। नेक्स्ट अगला आता है तिलहन, ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स, तिलहन वे फसलें होती हैं जिनका उपयोग तेल निकालने के लिए किया जाता है ना। तो इनसे हमें तेल प्राप्त होता है, जैसे तिल हो गया, सरसों, अलसी, मूंगफली, नारियल, ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। मूंगफली को ले लेते हैं, ग्राउंडनट। मूंगफली जो है ये ब्राजील का ओरिजिनल पौधा है। भारत में टोटल जितना तिलहन होता है उसमें इसकी हिस्सेदारी 50% है, यानी लार्ज स्केल पर हमारे यहाँ मूंगफली का उत्पादन होता है। क्या कंडीशन है? 20 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा चाहिए। सबसे ज़्यादा उत्पादन मूंगफली का गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु इन राज्यों में होता है। नेक्स्ट सरसों, ये रबी की फसल है और राजस्थान, मध्य प्रदेश जो है अग्रणी राज्य हैं इसके उत्पादन में। सरसों के बारे में अगर मध्य प्रदेश स्पेसिफिक पढ़ते हैं तो पूछ लेते हैं कि पीली क्रांति मध्य प्रदेश में कहाँ हुई और इसका संबंध मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से किससे है? तो मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका संबंध सरसों के उत्पादन से है और ये मुरैना से मानी जाती है ना। तिल, ये भी ऑयल सीड के रूप में है। यह वर्षा आधारित फसल है, मतलब इसको सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है, नेचुरल उसी रेन जो होती है उसी से हो जाता है। टेम्परेचर 21 से 23 डिग्री और वर्षा 50 सेंटीमीटर तक हो। गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, इसका उपयोग तेल में तो होता ही है। उस तेल का प्लस इसके सीड्स का यानी बीज का प्रयोग ना मेडिसिनल यूज में बहुत ज़्यादा होता है। अंशुल जी नमस्कार, खुश रहिए। अलसी, अलसी का भी इसी तरीके से उपयोग करते हैं। इसमें ओमेगा होता है, ओमेगा फूड जो बोलते हैं सप्लीमेंट, तो उस रूप में 20 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 40 से 75 सेंटीमीटर के आसपास हो। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जो है ये इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हो जाते हैं। अगला है सोयाबीन। सोयाबीन मुख्य रूप से रबी की फसल है, लेकिन कहीं कहीं ये खरीफ के रूप में भी है। नहीं, ये खरीफ के रूप में ज़्यादा आती है, रबी के रूप में इसको काट देता हूँ मैं। और बल्कि मैं बोलूँगा कि मैं भी एक बार चेक कर लूँ, आप भी। अंशुल पवार लिखते हैं सर उद्यमिता एंड सोशियोलॉजी पर भी लेक्चर दीजिए। तो अंशुल जी उद्यमिता को लेकर कल है मंडे, कल से शुरू हो जाएगा, ओके। और देन फिर सोशियोलॉजी भी स्टार्ट करते हैं। तो एक फरमाइश तो आपकी मान ली गई है, करना तो मुझे 2-3 दिन पहले से था, किसी कारण से हो नहीं पाया, बट कल हो जाएगा। मध्य प्रदेश भारत में सोयाबीन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट है ना। सोयाबीन का जितना देश में उत्पादन होता है उसका 88% सिर्फ मध्य प्रदेश से होता है और दूसरे स्थान पर आते हैं महाराष्ट्र। दोनों को मिला लो तो ऑलमोस्ट पूरा सोयाबीन हो जाता है, थोड़ा बहुत राजस्थान में भी होने लगा है, ठीक है। नेक्स्ट सूर्यमुखी, सनफ्लावर, तो इसका उत्पादन कर्नाटक में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, है ना। तिल और अरंडी, ये भी तिलहन यानी तेल निकालने के लिए उपयोग में लाते हैं। गुजरात, यहाँ पर इनका प्रमुख रूप से उपयोग होता है और ये वो फसलें हैं जिनका मेडिसिनल यूज कुछ ज़्यादा है। ज्वार, तो देश के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 16.5% पर मोटे अनाज की कृषि होती है। मोटा अनाज उसे कहते हैं जिसके लिए कोई विशेष देखभाल की आवश्यकता ना हो, यानी सिंचाई की अतिरिक्त आवश्यकता ना हो, ठीक है, फर्टिलाइजर्स की अतिरिक्त आवश्यकता ना हो, यानी सामान्य रूप से जो उत्पादित हो जाते हैं उन्हें हम मोटा अनाज कहते हैं। तो इसमें ज्वार प्रमुख है। कुल बोए गए क्षेत्र के कितने प्रतिशत भूभाग पर? 5.3% भाग पर इसे बोया जाता है। ज्वार की खेती दक्षिण और मध्य भारत के उन क्षेत्रों में की जाती है जो अर्ध शुष्क हैं, यानी वर्षा जहां कम है, टेम्परेचर ज्यादा है ना। और कई स्थानों पर इसे प्रमुख खाद्यान्न फसलों के रूप में भी प्रयोग में लाते हैं, चारे के रूप में भी लाते हैं और मोटे अनाज को खाद्यान्न के रूप में भी उपयोग में लाते हैं। कंडीशन क्या है कि 20 से 30 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान, 60 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा पर्याप्त होती है।
उत्तर भारत में यह खरीफ की फसल के रूप में यानी वर्षा ऋतु के साथ चलती है। दक्षिण में यह दोनों में काम करती है यानी साल भर इसका उत्पादन होता है। विश्व में ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो आपका देश है, भारत है। और महाराष्ट्र जो है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट है, यानी देश का 50% ज्वार महाराष्ट्र में उत्पादित होता है। उसके बाद कर्नाटक, एमपी, आंध्र प्रदेश ये आते हैं। ओके, ज्वार के साथ साथ हमें बाजरा, यानी ये ऐसा है साथ साथ ही पढ़ने को मिलता है। बाजरा की कृषि 30 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, 25 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। जहां ज्वार की खेती होती है वहां पर बाजरा की खेती बड़ी आसानी से हो जाती है ना। बल्कि ये कहना चाहिए बाजरा के लिए थोड़ा सा पानी ज्यादा चाहिए, मिट्टी थोड़ी अच्छी चाहिए। ज्वार के लिए वो कंडीशन उतनी नहीं हो तो भी चलता है। ठीक, तो बाजरा अफ्रीकी मूल की फसल है, गरीब लोगों के प्रमुख भोजन के रूप में जानी जाती है। राजस्थान पहले नंबर पर आता है, उसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश अग्रणी उत्पादक राज्यों में सम्मिलित है। अब आ जाते हैं गन्ना, शुगर केन। तो गन्ना भारत का ही पौधा है, देशी पौधा है, किसी दूसरे देश के मूल का नहीं है। ये उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जलवायु में उत्पादित होता है। 20 से 27 डिग्री सेल्सियस की जरूरत है और वर्षा जो है 75 से 120 सेंटीमीटर हो। विश्व में गन्ने की खेती के अंतर्गत देखें तो सबसे ज्यादा जो एरिया है वो भारत में ही है। अब गन्ने और चीनी दोनों के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। पहले परंपरागत रूप से गन्ने का उत्पादन उत्तरी भारत के मैदान में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में होता था, लेकिन अब धीरे धीरे ये दक्षिण की ओर शिफ्ट कर गया है। तो दक्षिण की ओर शिफ्ट करने के पीछे क्या कारण है गन्ने की कृषि को लेकर, इससे भी प्रश्न बनते हैं मुख्य परीक्षा के कि गन्ने की जो फसल है अब उसकी ज्यादातर उद्योग जो है दक्षिण भारत में क्यों गए। तो उसके कुछ कारण मैं थोड़ा सा आपको हेल्प कर देता हूं, बाकी डिटेल में तो नहीं हो पाएगा अभी। ये भारत के बीचों बीच से निकलती है कौन सी वाली रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा जिसे बोलते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक, अब यहाँ जो यूपी वाला हिस्सा है मैदानी इलाका है, सिंचाई की सुविधाएं थी, सब कुछ था, तो यहाँ गन्ने की फसल का उत्पादन करते थे। और दूसरा अब आप देखोगे महाराष्ट्र में, इवन आंध्र प्रदेश में, ये जो है इक्वेटर से पास में पड़ते हैं, भूमध्य रेखा से ये पास में आते हैं, उत्तर प्रदेश वाला इलाका। तो अब गन्ने की फसल का उत्पादन, इसको फेवरेबल कंडीशन अगर हम प्राकृतिक रूप से बात करें तो दक्षिण में ज्यादा मिलती है। यहाँ पर जैसे गन्ने की फसल हुई, गन्ने की कटाई करके उसको कहाँ लेकर गए, शुगर मिल में, तो जितनी जल्दी उसकी पेराई हो जाएगी उतना उसमें से रस ज्यादा निकलेगा। जो उतना रस ज्यादा निकलेगा तो स्वाभाविक है उसमें से चीनी ज्यादा बनेगी, या गुड़ बनाना चाहते हो तो वो ज्यादा बनेगा। उत्तर भारत में गर्मी ज्यादा रहती है, यहाँ जो गन्ना है इसकी पेराई में समय ज्यादा लगता है, तो रस जो है उसकी मात्रा कम हो जाती है। दक्षिण भारत में ये क्या रहता है कि ये नमी, चूंकि क्लाइमेट ऐसा है कि उसकी नमी ज्यादा दिनों तक सुरक्षित रहती है, तो एक कारण तो इसका ये भी रहा। दूसरा कारण इसका राजनीति रही है, पॉलिटिक्स रही है, क्योंकि यहाँ क्या हुआ, यहाँ मजदूर संगठन बन गए या कृषक संगठन बन गए, तो वो बोनस की मांग करने लगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस उन्हें ज्यादा चाहिए, लेबर ज्यादा चाहिए। तो जब लेबर संगठन बन गए तो मिल मालिकों को एक प्रकार से ब्लैकमेल करने लगे, और दक्षिण में उनकी तुलना में वो स्थिति नहीं बन पाती है, थोड़ा डिसिप्लिन लेबर मिल जाती है। तो ये भी एक बड़ा रीजन है कि गन्ना जो उद्योग है वो उत्तर से दक्षिण की ओर शिफ्ट हो गया है ना। तो जलवायु के कारण दक्षिण भारत में गन्ने की उपज उत्तर भारत की तुलना में ज्यादा होती है, शर्करा की मात्रा भी ज्यादा रहती है, गन्ने का रस देर से सूखता है, तो इसलिए ये फेवरेबल कंडीशन है। बट महाराष्ट्र में फेवरेबल होने के साथ साथ ये एक अलग प्रकार की विसंगति भी है, चैलेंज है, क्योंकि इसके लिए पानी ज्यादा चाहिए और महाराष्ट्र वैसे ही सूखे से ग्रसित है। नेक्स्ट, भारत में जो टोटल गन्ना उत्पादित होता है उसका 40% उसका उपयोग गुड़ या जैसे जैगरी बोलते हैं वो बनाने में किया जाता है, और 60% इससे चीनी बनाई जाती है ना। अन्य फसलों की तुलना में सिंचाई ज्यादा है। भारत का 92% गन्ना सिंचित क्षेत्र में ही होता है। ठीक,
तो उत्तर प्रदेश आज भी पहले स्थान पर है, उसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये दूसरे और तीसरे नंबर पर आ जाते हैं। अब हम लेते हैं कुछ उन फसलों को जिनका उपयोग हम एज अ पेय फसल यानी चाय कॉफी जो रहती है ना, उसके रूप में करते हैं। तो चाय प्रमुख है, टी। चाय उष्ण आर्द्र और उपोष्ण आर्द्र जलवायु वाला पौधा है या फसल, ठीक है। अब इसकी कंडीशन क्या है कि इसके लिए 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा चलेगी, लेकिन वर्षा का पानी रुकना नहीं चाहिए इस पौधे की जड़ों में। टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, यानी ढलान हो, पानी तो बरसे लेकिन पानी भरा हुआ नहीं रहना चाहिए, है ना। इसलिए इसकी खेती कहाँ की जाती है? पहाड़ी ढलानों पर की जाती है, जिससे जड़ में जल का जमाव ना हो। अब ये जो खेती की जाती है तो इसमें क्या होता है कि पौधा जो है, पौधे की पत्तियां बार बार आती हैं तो उनको तोड़ना पड़ता है, और वो तोड़ने के लिए हाथों से ही ज़्यादातर उपयोग करते हैं, नहीं हाथों से उन पत्तियों को पिक करना पड़ता है। मशीनों का उपयोग इसमें उतना अच्छे से रिजल्ट नहीं दे पाता है। अब जब इस पौधे से हाथों से पत्तियां निकालनी पड़ेंगी तो इसका मतलब है कि लेबर पर ज़्यादा खर्च होगा, तो सस्ती लेबर जो है वो होना इसके लिए आवश्यक है ना। भारत विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। हम उगाते भी सबसे ज़्यादा हैं और चाय का सेवन भी हम सबसे ज़्यादा करते हैं, लेकिन भारत में चाय जो अच्छी क्वालिटी की होती है वो आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। टोटल प्रोडक्शन का विश्व का 28% चाय भारत में उत्पादित होती है। इंटरनेशनल मार्केट में वर्ष के हिसाब से कभी कम कभी ज़्यादा होती रहती है ना। कभी श्रीलंका चीन के बाद चले जाते हैं, कभी हम सेकंड रैंक पर आ जाते हैं। अब भारत में चाय का जो प्रोडक्शन होता है या चाय की जहाँ फसल होती है वो प्रमुख रूप से 3 क्षेत्र हैं। ये ध्यान देना, थोड़ा सा समझना। सबसे पहले आता है नॉर्थ ईस्ट वाला, उत्तर पूर्व, असम के नाम से हम सब जानते हैं ना। तो असम यानी ब्रह्मपुत्र और सुरमा नदी की जो घाटियां हैं वहां पर चाय के बागान आपको बड़ी संख्या में मिलेंगे। नॉर्थ ईस्ट में ही मेघालय का कुछ एरिया मिलेगा, और पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग वाला जो इलाका आता है, जलपाईगुड़ी, वहां पर चाय की कृषि प्रमुख रूप से की जाती है। तो एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा आता है दार्जिलिंग, स्पेसिफिक हम बात करें, दार्जिलिंग की चाय विश्व में सबसे ज्यादा मशहूर है अपने स्वाद के लिए, अपनी खुशबू के लिए सबसे ज्यादा, ठीक। तो पहला रीजन नॉर्थ ईस्ट में असम वाला था, दूसरा स्पेसिफिक हम ये इसकी दार्जिलिंग की बात कर रहे हैं। तो 75% जो चाय है वो कहाँ से प्राप्त होती है? नॉर्थ ईस्ट से प्राप्त होती है, ठीक। अब इसके अलावा दक्षिण भारत में भी चाय का उत्पादन किया जाता है। तो दक्षिण भारत में कहाँ पर किया जाएगा? नीलगिरी की पहाड़ियाँ, इलायची, कार्डेमम हिल्स जैसे बोलते हैं, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, तो वहां पर भी चाय की कृषि देखने को मिलती है। और तीसरा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक जो है इसके अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो उससे दूर कर दूं, कि एक पहला बड़ा रीजन है नॉर्थ ईस्ट वाला, यानी नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व के राज्य, इसमें असम, इसमें मेघालय, इसी में पश्चिम बंगाल का कौन सा दार्जिलिंग वाला इलाका जो है वो आ जाता है। यहाँ पर 75% चाय का उत्पादन होता है। दूसरा बड़ा जो क्षेत्र है वो है दक्षिण भारत वाला। दक्षिण भारत में कहाँ पर आ जाते हैं हम? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, यानी नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, कार्डेमम हिल्स जो हैं, यहाँ पर टोटल चाय का 20% उत्पादन होता है। ये वो इलाका भी है जहाँ कॉफी की भी कृषि की जाती है। और तीसरा एक और रीजन डेवलप हुआ है, वो रीजन है पश्चिम हिमालय में, यानी नॉर्थ ईस्ट के अलावा पश्चिमी हिमालय में उत्तराखंड और हिमाचल जो है वहां पर भी चाय की कुछ खेती की जाने लगी है। कुमायूं रीजन में, है ना, मंडी और कांगड़ा घाटी में, वहां पर बहुत कम 5% के आसपास। यहाँ हर्बल टी का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा चाय असम में, यानी टोटल चाय का अकेला असम 50% प्रोवाइड करता है। उसके बाद पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल। सबसे अच्छी चाय जो है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में होती है, दार्जिलिंग टी के नाम से ही वह जानी जाती है। तो ये पॉइंट जो है आप याद रखेंगे।
चाय से संबंधित। इसके बाद आती है कॉफ़ी और या उसे कहवा। कहवा और कॉफ़ी एक ही बात है। अरेबिक यानी अरबी भाषा में कॉफ़ी को कहवा के नाम से जाना जाता है। ये उष्ण कटिबंधीय रोपड़ कृषि के अंतर्गत आता है। 16 से 28 डिग्री सेल्सियस चाहिए, 150 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। कंडीशन इसके साथ भी वही है कि पानी जमा नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसके वृक्ष 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर उगते हैं। ये सब चीजें इसमें, लैटेराइट मिट्टी इसके लिए फेवरेबल कंडीशन उपलब्ध करवाती है ना। तो कॉफ़ी की भी किस्में होती हैं, 3 प्रमुख किस्में होती हैं कॉफ़ी की। एक है अरेबिका, दूसरी है रोबस्टा और तीसरी है लाइबेरिका। ठीक, तो भारत में अरेबिका जो कॉफ़ी है वो उत्पादित होती है, जो इंटरनेशनल मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। भारत विश्व का लगभग 4% कॉफ़ी का ही अभी उत्पादन करता है। ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको ये भारत से बहुत आगे है। ठीक, कॉफ़ी जो मूल रूप से वो कहाँ, तो अबिसिनिया जो है वहाँ पर इसका पौधा होता था। भारत में कर्नाटक, बाबा बुदन की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर इसके ट्रायल किए गए, अंग्रेजों के समय इसका उपयोग किया गया था। तो आज कर्नाटक ही मुख्य रीजन है, यानी भारत के टोटल कॉफ़ी उत्पादन का 2/3 कहाँ से उत्पादित होता है, कर्नाटक से। इसके अलावा थोड़ा बहुत केरल और तमिलनाडु। तो कॉफ़ी के जो बीज होते हैं उन बीजों का सेवन किया जाता है, उसको भून करके पीस के पाउडर बनाया जाता है। ठीक है, फिल्टर कॉफ़ी जो रहती है दक्षिण में तो विशेष रूप से। नेक्स्ट अगली फसलें आती हैं, वे फसलें जो फाइब्रस रेशेदार फसलों के रूप में जानी जाती हैं। इन्हें नगदी फसलें भी कहते हैं। पहले हम लेते हैं कपास, कॉटन या कपास। कपास भारत का ही पौधा है। इवन विश्व में सबसे पहले कपास सिंधु घाटी सभ्यता में मिला था। तो उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल जो क्रॉप्स है, खरीफ ऋतु के समय इसमें बोया जाता है। इसके लिए क्या कंडीशन है, 60 से 85 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा, ये इसके लिए फेवरेबल है। कम वर्षा अगर होती है तो वहां पर सिंचाई की उपस्थिति हो, जैसे कि पंजाब में भी अब इसका थोड़ा बहुत उत्पादन होता है ना। जो परंपरागत रूप से कपास की खेती कहाँ की जाती है, तो ये दक्कन का पठार यानी वही महाराष्ट्र वाला, गुजरात वाला रीजन आ जाता है ना। काली मिट्टी इसके लिए बड़ी फेवरेबल होती है, इसलिए इसे कपासी मृदा भी कहते हैं। तापमान अच्छा चाहिए, है ना। इसके साथ पाला नहीं पड़ना चाहिए, यानी पाला जो सर्दियों में पड़ता है तो पाला नहीं हो। धूप जितनी अच्छी होगी कपास उतनी ही अच्छी क्वालिटी का उत्पादित होगा, है ना। तो कपास के साथ ये प्रमुख चीज है। कपास के उत्पादन में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर आता है। चीन और अमेरिका पहले और दूसरे पर आते हैं। ठीक है, कुल बोए गए क्षेत्र का 45% भाग जो है वो कपास के अंतर्गत आ जाता है। तो कपास भारत में कहाँ कहाँ होता है, तो इसके कुछ रीजन है। पहला रीजन है उत्तर पश्चिम भारत, यानी पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, ये। फिर पश्चिम भारत में अगर हम चलेंगे गुजरात और महाराष्ट्र मिल जाएगा। तीसरा है दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। ये 3 रीजन है जहां कपास की खेती हमारे देश में प्रमुख रूप से की जाती है। ठीक है, चलो ये तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, साथ ही साथ लाइक शेयर तो करते जाओ, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करो। शेयरिंग इज केयरिंग। 2015-16 के आंकड़े हैं, हालांकि इतने पुराने आंकड़े भी आप लिख देते हो तो कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता है। भारत में कपास उत्पादन में गुजरात पहले नंबर पर था, दूसरे पर महाराष्ट्र, क्योंकि लंबे समय तक ये डाटा चेंज नहीं होते हैं। अब कपास में छोटे रेशे वाली जो कपास है जो भारतीय किस्म होती है, और जो लंबे रेशे होते हैं वो अमेरिकन ब्रीड्स हैं। दोनों का ही उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। ओके, अब आते हैं दूसरी प्रमुख फसल रेशेदार फसलों में, जूट। ये कैश क्रॉप्स के रूप में, पैकिंग मटेरियल के रूप में इसका विशेष रूप से उपयोग होता है। तापमान अच्छा चाहिए, ज़्यादा चाहिए, भारी वर्षा, वर्षा की भी आवश्यकता पड़ती है, और प्लेन है, मैदानी भाग है, तो ये फसल प्रमुख रूप से होती है। विश्व में भारत पहले नंबर पर जूट के उत्पादन में, लेकिन इसका लाभ भारत को नहीं मिला। भारत जहां भी फर्स्ट पोजीशन में रहता है वहां कुछ ना कुछ साजिशें हो जाती हैं। मैं विनेश फोगाट पे नहीं बोल रहा हूँ, वहां तो साजिश दूसरी साइड से ही हो रही है। मैं बात कर रहा हूँ अन्य चीज़ों पर, जैसे ये जूट के उत्पादन में भारत को फायदा मिलना चाहिए। हम मतलब सिंगल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने आर्टिफिशियल पैकेजिंग मटेरियल बना लिए, तो इसलिए उसकी डिमांड कम हो गई।
ठीक है, तो 60% हिस्सा भारत में होता है। और भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश, आज़ादी से पहले भारत वही तो था, तो एकमात्र मोनोपॉली कह सकते हैं, हमारा एकाधिकार था। तो विभाजन के कारण अब क्या हुआ कि 80% जूट उत्पादन जो है वो कहाँ चला गया? बांग्लादेश। और बांग्लादेश आपको मालूम है क्या स्थिति बनी हुई है, वहां पर तख्ता पलट दिया गया। जो वहाँ की प्रधानमंत्री थी चुनी हुई, उन्हें कुछ ही घंटे के अंदर देश छोड़ के आना पड़ा। और बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति अत्याचार भी किए जा रहे हैं। और विडंबना ये है कि हम उस देश में रहते हैं जहां हम सही को सही भी नहीं बोल सकते, गलत को गलत भी नहीं बोल सकते। गाजा और फिलिस्तीन को लेकर के यहाँ हर व्यक्ति ज्ञान देता हुआ दिखाई देता है, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे बुद्धिजीवी हो, मीडिया हो, कि फिलिस्तीन में मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ। लेकिन विश्व में किसी भी देश में हिंदुओं के साथ अन्याय हो, उनकी मौत भी हो जाए, उनकी जान को खतरा हो, कोई ज्ञान नहीं देता है, कोई भी समर्थन करता हुआ दिखाई नहीं देता है। तो इसे बोलते हैं ढोंग, इसे बोलते हैं दोगलापन। मैं आता हूं अपने इस टॉपिक पर। तो ये बांग्लादेश जो अलग हो गया, इससे क्या हुआ कि हमें इसकी सप्लाई 80% पोर्शन चला गया बांग्लादेश में। तो जो यहाँ की जूट मिलें थी वो हमारे पास थी, अब उनको कच्चे माल की कमी हो गई। तो फिर हमने प्रोडक्शन बढ़ाया, और प्रोडक्शन बढ़ाया यानी उत्पादन बढ़ाया। तो पश्चिम बंगाल का जो एरिया है ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास वाला, वहां पर 81% उत्पादन भारत के जूट का होता है। बचा हुआ हिस्सा जो है बिहार और असम में आता है। मेस्टा क्या है? तो ये जूट की ही एक किस्म है, जूट को पटसन भी कहते हैं, उसी की एक वैरायटी है। नेक्स्ट कुछ अन्य फसलें भी ले लेते हैं, जब फसलों का सेक्शन हम कर ही रहे हैं। तो तंबाकू, तंबाकू ये पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया पौधा था। इसकी पत्तियों का प्रयोग करते हैं नशे के रूप में, सिगरेट, सिगार, बीड़ी आदि बनाने के लिए और प्रयोग में किया जाता है। इसका जो उपयोग है ना, पोटास उर्वरक, पोटास की मात्रा ज़्यादा होती है तो तंबाकू की जहाँ फसल होती है उसका डंठल उस रूप में भी प्रयोग करते हैं। चूंकि ये कीटाणुनाशक भी है तो कीटाणुनाशक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन भारत में इसका उपयोग तंबाकू बीड़ी के रूप में ही ज़्यादा देखने को मिलता है ना। कंडीशन क्या है? 15 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान चलेगा। 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा है तो अच्छा है, अगर 100 से ऊपर होती है तो इसके लिए नुकसान है। ठीक। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा तंबाकू का उत्पादन करता है, 1/3 अकेला आंध्र प्रदेश में। इसकी भी अलग अलग वैरायटी होती है, जैसे वर्जीनिया हो गया, डेल क्रेस्ट हो गया, तो ये यहाँ पर उत्पादित होती है। आंध्र प्रदेश गुंटूर जिला ये फेमस है, राजमुंदरी वो फेमस है। और दूसरा स्थान आता है गुजरात का और उत्तर प्रदेश का। अब आते हैं रबर, आर्टिफिशियल के जगह ये प्राकृतिक रबर है। रबर जो है ये अमेजन के बेसिन में, ब्राजील में, वहाँ पर उगने वाला पौधा है। तो रबर क्या, यानी पौधा जो रहता है, वृक्ष रहता है, तो उस वृक्ष के स्टेम यानी तने पर कटिंग बना देते हैं, मार्क्स बना देते हैं गोल गोल, वहाँ से इसमें से दूध रिसता है, यानी एक लिक्विड वाइट कलर का निकलता है। बस उस लिक्विड को कलेक्ट करते हैं, प्रोसेस करके ये रबर बनाई जाती है, जिससे अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। भारत में सबसे पहले ये त्रावणकोर, मालाबार के क्षेत्र में उपयोग किया गया, है ना। 25 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, ह्यूमिड कंडीशन, आर्द्रता ज़्यादा चाहिए, वर्षा भी ज़्यादा होना चाहिए, ये इसके लिए फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन होती है। ठीक है। नेक्स्ट, रबर के बारे में और समझो कि प्राकृतिक रबर, नेचुरल रबर के उत्पादन में चौथा बड़ा उत्पादक देश है हम भारत। केरल एक, यह ऐसा कह लो, केरल 90% उत्पादन केरल में ही होता है। इसके अलावा थोड़ा बहुत तमिलनाडु में, थोड़ा बहुत कर्नाटक में, इसके अलावा त्रिपुरा, मेघालय, असम, गोवा, अंडमान, वहाँ कुछ ट्रायल के रूप में पौधे लगाए जा रहे हैं। नेक्स्ट, कोकोनट, नारियल, इसका जो है ये उष्ण कटिबंधीय जलवायु में होगा, 20 से 25 डिग्री, 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा चाहिए, और समुद्र का किनारा इसके लिए फेवरेबल है। तो नारियल के उत्पादन में, इसके कंजम्पशन में, इसके एक्सपोर्ट में हम पहले नंबर पर आते हैं। और प्रोडक्टिविटी मैक्सिको में ज़्यादा, यानी पर हेक्टेयर उपज की बात करें तो वहाँ पर मैक्सिको होता है, लेकिन टोटल नेट उत्पादन की बात करें तो भारत पहले नंबर पर आता है। केरल सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है, भारत का 44% केरल में होता है। इसके अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश ये प्रमुख हो जाते हैं। फसलों के साथ आप मसाले, सब्जियां
फॉर इंफॉर्मेशन ले सकते हो। जियोग्राफी में तो ये काम आएगा, यहाँ पर चाहो तो आप छोड़ भी सकते हो, है ना। तो विश्व में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत है। उपभोक्ता भी है और एक्सपोर्टर भी है। मसालों के लिए ही अंग्रेज भारत आए थे, विशेषकर काली मिर्च, लौंग, क्लोव। ये लोग जिस रीजन में रहते हैं वो कैसा रीजन है? वो जो है शीत यानी कि ठंडा प्रदेश है, और ये मांसभक्षी लोग ज़्यादा हैं। तो उसको लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए काली मिर्च, लौंग इनकी ज़रूरत पड़ती थी। तो उसकी तलाश में ही ये भारत आए थे। हिस्ट्री में इसकी कहानी को हम डिटेल में समझ सकते हैं। तो काली मिर्च से लेकर शीतोष्ण कटिबंधीय केसर, यानी केसर जो है जम्मू कश्मीर हिमाचल में उगाई जाती है। तो मसालों में सबसे पहले नंबर पर केरल, कर्नाटक वाला रीजन आ जाता है। अब इसमें कुछ मसाले जोड़ सकते हो कि काली मिर्च के उत्पादन में केरल फर्स्ट नंबर पर है। लाल मिर्च में आंध्र प्रदेश का पहला स्थान आ जाता है। हल्दी के उत्पादन में भी आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर आ जाता है ना। अदरक के बारे में बात करें, अदरक जो है वो मेघालय, मिजोरम, केरल इनमें उगाई जाती है। इलायची, कार्डेमम, कंडीशन लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो छोड़ सकते हो। ठीक है, तो कर्नाटक पहले नंबर पर आता है, केरल, तमिलनाडु ये दूसरे तीसरे नंबर पर आते हैं। लौंग केरल में सबसे ज़्यादा, तमिलनाडु में उसके बाद। सुपारी भारत पहले नंबर पर है और कर्नाटक सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक। तो ये कुछ जो थे वो फैक्ट हो जाते हैं। यानी हमारे सिलेबस का जो टॉपिक है कि भारत की प्रमुख फसलें और फसल चक्र। तो प्रमुख फसलें तो कंप्लीट हो गया, फसल चक्र से आगे बढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि फसल चक्र क्या होते हैं, इसका महत्व क्या होता है, समझाइए। ठीक है, तो फसल चक्र क्या होते हैं, इसका महत्व क्या होते हैं, समस्याएं क्या हैं, ये मैं रोकता हूं। अब कल की क्लास के लिए सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, लाइक, शेयर एंड कमेंट ये भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया के अदर प्लेटफॉर्म पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टा हो, चाहे टेलीग्राम हो। सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो आज के लिए इतना। थैंक यू, टेक केयर।